तो दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बाद में हम पढ़ेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, इसके आयोग की स्थापना कब हुई और ये क्या है, क्या कार्य करता है और किस तरह से कार्य करता है, वो सब समझेंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC की बात करते हैं। आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक मतलब संविधान में ही कोई अनुच्छेद इसके बारे में बताता है। सांविधिक का मतलब है किसी विधि के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा, किसी कानून के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। तो ये सांविधिक निकाय हैं, लीगल कह सकते हैं एक तरह से निकाय बॉडी है, लीगल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक लीगल यानी कि सांविधिक निकाय है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। जिसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। राष्ट्रपति ने 1993 में सितंबर महीने में 28 तारीख को यानी कि 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण संबंधी अध्यादेश जारी किया, ऑर्डिनेंस लाए राष्ट्रपति। इसके बाद मानवाधिकार विधेयक जो है 1993 संसद ने दोनों सदनों के द्वारा स्वीकार कर लिया और इसे 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गई और ये अधिनियम जो है 28 सितंबर 1993 से पूर्व प्रभावी हुआ। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, मानव के अधिकारों का प्रहरी है। संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अभिनिश्चित या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकारों का ये प्रहरी हैं, रक्षक हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव के अधिकारों का आयोग है। आयोग की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। उद्देश्य क्या है? पहला कि उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना जिसके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके। मानव के अधिकार जो वो मांगता है उसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा की जा सके। अधिकारों के अतिक्रमण से सरकार से स्वतंत्र रूप से इस प्रकार देखना चाहिए कि सरकार का ध्यान उनके द्वारा मानवाधिकार की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके। इसके अलावा इस दिशा में किए गए प्रयासों को पूर्ण व सशक्त बनने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई है। आयोग की संरचना समझ लेते हैं। आयोग बहुसदस्यीय संस्था है, मतलब बहुत सारे सदस्य हैं इसमें। एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, यानी 6 सदस्य इसमें टोटल होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी कोई भी रिटायर्ड जज जो होता है इसका क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, सदस्य अध्यक्ष होता है। एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश यानी कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है या जो है कोई भी रिटायर्ड जज हो सकता है। एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट का कार्यरत सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। 3 व्यक्ति जो अन्य हैं उन व्यक्तियों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी, कार्यानुभव होना चाहिए। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 7 ऐसे सदस्य जिनमें से कम एक महिला होनी चाहिए। 7 सदस्यों में से कम क्या होनी चाहिए? एक महिला होनी चाहिए। अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और आयोग के अतिरिक्त सदस्यों में 7वां सदस्य जो हैं उसमें एक महिला होनी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से एक सदस्य होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का एक सदस्य होता है, जनजाति का एक सदस्य होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, अनुसूचित जनजाति आयोग का, राष्ट्रीय महिला आयोग का। अलग अलग आयोगों के सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, सुरक्षा आयोग का, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त भी इसमें एक शामिल होता है। तो अन्य सदस्य जो हैं इसमें शामिल होते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती हैं।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, यानी प्रधानमंत्री और उनकी जो भी गठित सदस्य समिति हैं वो जैसी सिफारिश करेगी उस आधार पर राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं समिति में? प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष, सभापति नहीं, उपसभापति, और संसद के दोनों सदनों के मुख्य दल के विपक्षी नेता, यानी कि लोकसभा के भी राज्यसभा के भी दोनों के विपक्षी दल के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश या हाई कोर्ट का किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसमें हो सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। तो कौन कौन होते हैं अध्यक्ष और सदस्यों में शामिल? प्रधानमंत्री की जो समिति होती है, समिति में प्रधानमंत्री खुद होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, 3 ये हो गए। संसद के दोनों सदनों के मतलब लोकसभा के, राज्यसभा के विपक्षी दल के नेता 5 हो गए, और केंद्रीय गृह मंत्री भी होते हैं 6 हो गए। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उसमें कोई एक न्यायाधीश में शामिल हो सकता है, तो 7 सदस्य हो गए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का, उनकी उम्र 70 वर्ष की हो, जो भी पहले और तक होता है, ये पुनः नियुक्ति के पात्र हैं, इनको पुनः नियुक्त किया जा सकता है। अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को उसके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थिति में हटा सकता है: यदि दिवालिया हो जाए तो, दूसरा यदि वह कार्यकाल के दौरान कार्यक्षेत्र से बाहर के किसी भी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त पाया जाता है, तो यदि वो मानसिक शारीरिक कार्यों से असमर्थ हो तो भी, इसके अलावा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, सक्षम न्यायालय में ऐसी घोषणा कर दे तो, इसके अलावा यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी या सजा याफ्ता हो तो, इसके अलावा इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके दुराचरण अक्षमता के कारण पद से हटा सकता है। हालांकि इस स्थिति में राष्ट्रपति इस विषय को उच्चतम न्यायालय में जांच के लिए सौंपेगा। यदि जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इन सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन की बात करें, वेतन भत्तों और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु नियुक्ति के उपरांत उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। उपरोक्त सब उपबंधों का उद्देश्य आयोग की कार्यशैली को स्वायत्तता, स्वाधीनता और निष्पक्षता प्रदान करना है। आयोग के अध्यक्ष, आयोग के कार्य देखें तो आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं। पहला कार्य देखें इसका, तो इसका प्रथम कार्य है मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता है की जांच स्वप्रेरणा न्यायालय के आदेश से करना। दूसरा, न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। इसके अलावा जेलों व बंदी गृहों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना, इसे बारे में सिफारिशें करना। इसके अलावा मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक विधिक उपबंधों की समीक्षा करना, इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिशें करना। इसके अलावा आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना। इसके अलावा मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और दस्तावेजों का अध्ययन, उनकी प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिशें करना। इसके अलावा मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और इसे प्रोत्साहित करना। इसके अलावा लोगों के बीच मानवाधिकारों की जानकारी फैलाने और उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपायों के प्रति जागरूक करना। इसके अलावा मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना। ऐसे आवश्यक कार्यों को करना जो मानवाधिकारों के लिए प्रचार के लिए आवश्यक हो। तो ये सब इसके कार्य हैं। अब हम समझेंगे आयोग की कार्य प्रणाली। आयोग जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं, नेशनल मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, आयोग का प्रधान कार्यालय जो है दिल्ली में स्थित हैं और वह भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय यानी कि ऑफिसेज खोल सकता है। आयोग की अपनी कार्यप्रणाली है, अपना उसका सिस्टम है और वह कार्य करने के लिए अपने आप से अधिकृत हैं। आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे अधिकार व शक्तियां हैं तथा इसकी चरित्र भी न्यायिक हैं। आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकार से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है। ठीक। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने तो स्वयं का जांच दल है। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र
अथवा राज्य सरकारों के किसी भी अधिकारी या एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। आयोग व गैर सरकारी संगठनों के बीच प्रभावशाली सहभागिता भी है, जो प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना प्राप्ति में सहायक हैं। इसके अलावा आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया हो। दूसरे शब्दों में, आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें कम से कम 1 वर्ष से कम समय में घटित हुई हो। आयोग जांच के दौरान उपरांत निम्नलिखित में से कोई कदम उठा सकता है। पहला, यदि पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान को भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण की सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यालय प्रारंभ करने के संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को अदालत तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश, रिट निकालने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। आयोग की भूमिका उक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि आयोग का कार्य वस्तुतः सिफारिश या सलाहकार का होता है। उसे मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं है। न ही आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता जैसे आर्थिक सहायता दे सकता है। आयोग की सिफारिशों से संबंधित सरकार या अधिकारी पर बाध्य नहीं है, परंतु उसकी सलाह पर की गई कार्रवाई उसे आयोग के 1 महीने के भीतर सूचित करना होगा। मतलब यह है कि सलाह पर की गई कार्रवाई पर उसे यानी आयोग को 1 महीने के भीतर सूचित करना होगा। इस संदर्भ में आयोग एक भूतपूर्व सदस्य ने यह पाया कि आयोग की सिफारिशों को पूर्णतः नहीं नकारा जाता है। एक भूतपूर्व सदस्य जो आयोग के हैं, उन्होंने ऐसा पाया है कि सरकार आयोग की सिफारिशों को पूर्णतः नहीं नकारती। आयोग की भूमिका सिफारिशें में सलाहकारी हो सकती हैं, तथापि सरकार आयोग द्वारा दिए गए मामलों पर विचार करती है। इस प्रकार ये कहना व्यर्थ होगा कि आयोग शक्तिहीन है। आयोग के मामलों में जो पहले इसके कोई सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। आयोग की सिफारिश पर A.M. अहमदी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और उसमें कहा गया कि आयोग 1 वर्ष की समाप्ति पर किसी मामले की जांच करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए यदि समय में शिकायत दर्ज न करने का कोई कारण उचित कारण हो। इसके अलावा न्यायमूर्ति V.S. मलिमथ, मानवाधिकार आयोग की भूमिका, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव, V.P. सिंह सहगल, उनकी पुस्तक से जानकारी मिलती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आयोग अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करता है और कोई भी सरकार सिफारिशों को नहीं नकार सकती। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले में आयोग की भूमिका, शक्तियां और न्यायिक सीमित हैं। इस संदर्भ में आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर सलाह दे सकता है। केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में बताना होगा। आयोग अपनी वार्षिक अथवा विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार व संबंधित राज्यों को भेजता है। इन रिपोर्ट्स को संबंधित विधायिका के समक्ष रखा जाता है। साथ ही वे विवरण भी होते हैं जिनमें आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का उल्लेख अथवा किसी ऐसी सिफारिश को न मानने का कारणों का उल्लेख होना जरूरी है। इसके अलावा आयोग का कार्य निष्पादन देखें तो आयोग मानवाधिकार संबंधी विषय अपने हाथ में लिए हैं जो निम्नलिखित हैं। बंधुआ मजदूरी की समाप्ति। दूसरा, रांची, आगरा, ग्वालियर में मानसिक अस्पतालों का संचालन। मानसिक अस्पतालों का आगरा, रांची वगैरह इस तरह में जो पागलों के लिए हॉस्पिटल होते हैं वो। इसके अलावा आगरा स्थित सरकारी सुरक्षा गृह महिला का संचालन। इसके अलावा मतलब सुरक्षा गृह जो महिलाओं के लिए हैं, आगरा में स्थित सरकारी सुरक्षा गृह, उनका संचालन। इसके अलावा भोजन के अधिकार से संबंधित मुद्दे। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 की समीक्षा। बाल अधिकार पर अभी समय में संबंधित प्रोटोकॉल। सरकारी सेवकों द्वारा बच्चों से रोजगार कराने से रोकना, सेवा नियमावलियों में संशोधन। बाल श्रम की समाप्ति। बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर मीडिया के लिए मार्गदर्शिका। महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार, लैंगिक संवेदीकरण के लिए न्यायालय के लिए नियम पुस्तक। इसके अलावा यौन पर्यटन, अवैध व्यापार के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम। इसके अलावा मातृत्व, रक्ताल्पता तथा मानवाधिकार। इसके अलावा वृंदावन परित्यक्त महिलाओं का पुनर्वास। इसके अलावा कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न को रोकना। इसके अलावा रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों का उत्पीड़न। इसके अलावा हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का अंत। इसके अलावा दलितों से संबंधित मामलों पर किए जाने वाले अत्याचारों सहित सारे मामले ये अपने हाथों में लेता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्य मैं बताता हूँ। देखिए, अनधिसूचित तथा घुमंतु जातियों की समस्याएं। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार, ये इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए संबंधित मामले। इसके अलावा HIV या एड्स संक्रमित व्यक्तियों के लिए। इसके अलावा 1999 में ओडिशा तत्कालीन उड़ीसा में चक्रवर्ती तूफान से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य, 1999 की बात है। 2001 में गुजरात भूकंप के बाद अनुश्रवण, जिला राहत कार्यों का अनुश्रवण। इसके अलावा जिला परिवाद
प्राधिकार, इसके अलावा जनसंख्या नीति विकास एवं मानवाधिकार, इसके अलावा कानूनों की समीक्षा, आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधि अधिनियम, प्रारूप निवारण विधेयक 2002 सहित, इसके अलावा विद्रोह एवं आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकार संरक्षण, इसके अलावा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी भी शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए, इसके अलावा राज्य नगर मुख्यालयों में मानवाधिकार सेवा का गठन, इसके अलावा हिरासत में मौत बलात्कार यंत्रणा को रोकने के लिए उठाए गए कदम, इसके अलावा यंत्रणा के खिलाफ अभिसमय को अपनाना, जिनेवा सम्मेलनों के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल, इसके अलावा देश के लिए शरणार्थी कानून को अपनाने पर चर्चा, इसके अलावा पुलिस बंदी गृह अभिरक्षा के अन्य केंद्रों में संरचनात्मक सुधार, इसके अलावा मानवाधिकार संबंधी कानूनों की समीक्षा, संधियों का कार्यान्वयन तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों की समीक्षा, इसके अलावा शिक्षा प्रणाली में मानवाधिकार साक्षरता एवं जागरूकता को बढ़ावा देना, इसके अलावा सैन्य बलों एवं पुलिस लोक प्राधिकारियों एवं नागरिक समाज के लिए मानवाधिकार प्रशिक्षण, इसके अलावा दुर्व्यापार यानी ट्रैफिकिंग पर क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च ऑन ट्रैफिकिंग, इसके अलावा मानवाधिकार से संबंधित विषयों पर जाने माने अकादमिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs द्वारा शोध अनुसंधान, इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से वे सभी कार्य जो है ऊपर मैंने बताए हैं उनके बारे में काम करना इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख उद्देश्य है। ये ऐसा करता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के वे कार्य सौंप सकती हैं जो संघीय क्षेत्रों में निष्पादित किए जाते हैं। संघीय क्षेत्र दिल्ली को छोड़ करके संघीय क्षेत्र दिल्ली में मानवाधिकार आयोग संबंधी मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ही दिए जाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग को सौंपे जा सकते हैं कार्य, और राज्य मानवाधिकार आयोग को जो है अब हम समझेंगे। तो हम समझ लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग क्या हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 न केवल केंद्र में अपितु राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। 1993 में राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग के गठन की बात हुई। अब तक देश में 26 राज्यों में आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हो चुका है, उनकी स्थापनाएं हो चुकी है। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर स्थित होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके निर्दिष्ट करे। इसके अलावा 2019 में असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए संयुक्त रूप से आयोग था। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान में भी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, उत्तराखंड, हरियाणा, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब के लिए जो है राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है। और वर्ष 2006 में संशोधन हुआ 2006 में 1993 वाले इस अधिनियम में। और राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई। पहले सदस्य 5 होते थे, बाद में 3 कर दिए गए। इसके अलावा सदस्यों की योग्यता में भी परिवर्तन किया गया। अब 2006 वाला संशोधन भी पढ़ेंगे, आयोग के कार्य भी समझेंगे, लेकिन इसको विस्तार से समझते हैं। 26 राज्यों में, जैसे कि मैंने बताया, राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में अधिकारों का उल्लंघन कर जांच कर सकता है जो संविधान की सूची 2 और संवर्ती सूची 3 के अंतर्गत आते हैं। यानी राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर ही कर सकता है। केंद्र सूची के विषयों पर राज्य मानवाधिकार आयोग कुछ भी नहीं कर सकता। अंतर्गत जो आते हैं उन पर कर सकता है। यदि सरकार किसी प्रकार के मामले की जांच से पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही हैं तो राज्य मानवाधिकार ऐसे मामलों की जाँच नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। आयोग की संरचना समझते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो SHRC, NHRC, HRC यानी ह्यूमन राइट कमीशन। राज्य मानवाधिकार आयोग बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। पहले 5 थे, लेकिन बाद में 2006 में इसमें संशोधन किया गया। जैसे मैंने बताया, इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक न्यायाधीश होता है, यानी कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है या उसमें कोई एक न्यायाधीश हो सकता है। सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है। एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, और एक न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश का अध्यक्ष हो सकता है। राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिससे 7 वर्ष का अनुभव हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा समिति की अनुशंसा पर की जाती है। समिति के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष होता है और राज्य का गृह मंत्री होता है। राज्य विधानसभा के विपक्ष का नेता सदस्य के रूप में होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब राज्य में विधानसभा परिषद भी होती है तो विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होता है।
तो कुल मिला के यहाँ पर एक तो मुख्यमंत्री होता है और विधानसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, विधान परिषद हो तो उसका अध्यक्ष भी हो जाएगा, और विधानसभा का विपक्ष का नेता भी होगा, तो नेता और विपक्ष का नेता दोनों हो जाएंगे। विधान परिषद है तो वहाँ भी दोनों नेता हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। अगर है तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री राज्य का जो है होते हैं तो 6 हो जाते हैं सदस्य। अगर ये दोनों सदनों वाली विधानमंडल है और विधानमंडल में अकेले विधानसभा है तो 4 सदस्य हो जाएंगे, और इन 4 सदस्यों की सिफारिश पर ही राज्यपाल जो हैं अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है। 3 सदस्य जैसा कि मैंने बताया होता है। अध्यक्ष कौन होता है? हाई कोर्ट का जज, सेवानिवृत्त या कार्यरत दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा एक सदस्य के रूप में राज्य जो हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश से जिला न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश राज्य मानवाधिकार आयोग में नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा के रूप में बात की तो एक सदस्य को ऐसे नियुक्त किया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले तक होता है ये पुनः नियुक्ति के पात्र है। आयोग के कार्यकाल पूरा होने के बाद ये किसी भी केंद्र सरकार राज्य सरकार में सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक, इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, राज्यपाल उन्हें हटा नहीं सकता। राष्ट्रपति इन्हें आधार या उसी पद से हटा सकते हैं जिस प्रकार वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकते हैं, उसी प्रक्रिया से हटा सकते हैं। इस प्रकार अध्यक्ष अन्य सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों से पद से हटाया जा सकता है। दिवालिया घोषित हो जाए, आयोग के कार्यकाल के अनुसार कोई सरकारी पद धारण कर ले, दिमागी तौर पर ठीक नहीं हो, न्यायालय ने ऐसा कह दिया हो। ठीक, और किसी अपराध के संबंध में मान लो उसके कारावास की सज़ा हो गई हो तो भी उसे हटाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर से हटाया जा सकता है। हालांकि इन मामलों में राष्ट्रपति मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं, और यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामले को सही पाता है तो राष्ट्रपति इस बारे में सलाह देता है, और उसके उपरांत राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटा देते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को वेतन भत्ते सेवा शर्तें जो है राज्य सरकार तय करती हैं, और अलाभकारी परिवर्तन नियुक्ति के बाद में नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा इन उपबंधों का आयोग की स्वायत्तता, सुरक्षा, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए ऐसा किया गया है कि नियुक्ति के बाद में या कार्यकाल के दौरान में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते वेतन भत्तों में। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्नानुसार है। पहला, राज्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। यह आयोग किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना अवहेलना करता है तो जांच स्वप्रेरणा न्यायालय के आदेश से करता है। इसके अलावा न्यायालय में लंबित मानवाधिकार संबंधी कार्यवाही के हस्तक्षेप करना, इसके अलावा जेलों में बंदी गृह जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना, इसके बारे में सिफारिशें करना, इसके अलावा मानवाधिकारी रक्षा हेतु संवैधानिक या विधिक उपबंधों की समीक्षा करना और इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिशें करना। इसके अलावा आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकार का उल्लंघन होता हो। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता हो, उनके बचाव के लिए उपायों की सिफारिशें भी करता है ये आयोग। राज्य मानवाधिकार जो है मानव के अधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य करता है और इससे प्रोत्साहित भी करता है वो। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग जो है मानव के अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करता है, लोगों में अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रोत्साहित भी करता है उन्हें। इसके अलावा मानव के अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओज को सहयोग और प्रोत्साहन भी वो देता है। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई अन्य कार्य आवश्यक वो तो उसे संपन्न करता है। आयोग की कार्यप्रणाली समझते हैं तो आयोग अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसे एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं और दीवानी न्यायालय की शक्तियों के तहत वो आयोग जो है कार्य कर सकता है। इसके अलावा उसी के समान कार्यवाही को संपन्न करता है और यदि किसी मामले की सुनवाई करता है तो राज्य सरकार या अन्य किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है। इसके अलावा हालांकि राज्य मानवाधिकार आयोग किसी ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता जो मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन से संबंधित हो और जिस मामले में 1 वर्ष से अधिक के समय बीत गया हो। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि केवल 1 वर्ष की अवधि के भीतर मामलों की सुनवाई ही राज्य मानवाधिकार आयोग कर सकता है। आयोग से किसी मामले की जाँच के दौरान निम्नलिखित कदम उठा सकता है। आयोग क्या कर सकता है? निम्नलिखित कदम उठा सकता है। जाँच के दौरान पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान भुगतान से संबंधित सरकार के प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है पीड़ित व्यक्ति के भुगतान के लिए। इसके अलावा दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा इस संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने के लिए सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश आदेश रिट के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है।
इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि आयोग का कार्य विशुद्ध रूप से सलाहकारी प्रवृत्ति का है, प्रकृति का है। इसे मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। ये पीड़ित व्यक्ति को की ओर से सहायता या मुआवजा भी नहीं दे सकता। ध्यान देने की बात यह है कि आयोग की सलाह को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, लेकिन यह इतना आवश्यक है कि सरकार इतना आवश्यक है कि आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के बारे में कदम उठाया गया है। इस बारे में आयोग 1 माह के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। 1 महीने के भीतर सूचना देने अनिवार्य है। आयोग अपना वार्षिक या प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित करता है। इस प्रतिवेदन को राज्य विधायिका के पटल पर रखा जाता है और ये बताया जाता है कि आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के बारे में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। आयोग की किसी सलाह को राज्य सरकार द्वारा नहीं माना गया, इसके लिए तर्कपूर्ण उत्तर देना आवश्यक है। अब हम समझते हैं मानवाधिकार न्यायालय। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में ये प्रावधान किया गया था कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में तेजी से जांच करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार किसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जा सकती हैं। प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती हैं या किसी ऐसे वकील को विशेष लोक अभियोजक बना सकते हैं जिससे कम से कम 7 वर्ष की वकालत का अनुभव हो। 2019 संशोधन अधिनियम। मानवाधिकार आयोग संशोधन अधिनियम 2019 विभिन्न प्रावधान विशेषताएं निम्न हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त होने के लिए अर्ह होगा। 2019 में क्या संशोधन किया गया कि एक व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, सुप्रीम कोर्ट का वो जज रह चुका है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे इसके अलावा कोई भी हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए नियुक्त होगा। वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, CJI हो या अन्य जज हो, वो HSRC का अध्यक्ष बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके लिए अर्ह होगा। इसके अलावा 2019 में ये सुधार किया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य संख्या बढ़ाकर 2 से 3 कर दी गई, जिसमें अनिवार्य रूप से एक महिला होगी। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के आयोग की सदस्य संख्या जो है 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, जिसमें अनिवार्य रूप से एक महिला होनी जरूरी है। इन सदस्यों को मानवाधिकार संबंधी विषयों का ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बाल अधिकार संरक्षण आयोग और मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के अध्यक्षों को राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग का पदेन सदस्य बनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण और राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया और उन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए अर्हता भी प्रदान की गई और व्यवस्था दी गई। एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश सहित कोई भी हो, हाईकोर्ट का जज जो है रह चुका हो, चाहे वो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ही क्यों न रहा हो, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसने व्यवस्था दी कि केंद्र सरकार मानवाधिकार संबंधी कार्य राज्य मानवाधिकार आयोगों को सौंप सकती है, जो कि दिल्ली को छोड़ करके होते हैं, उनको निष्पादित किए जा सकते हैं। संघीय क्षेत्र दिल्ली से संबंधित मानवाधिकार आयोग जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही देखेगा। इसके अलावा व्यवस्था ये करी इस आयोग 2019 के संशोधन ने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC यानी जो है उसके आयोग के महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं, अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन सभी प्रशासनिक और वित्तीय प्रशासन शक्तियों का उपयोग करेंगे। महासचिव जो होते हैं अध्यक्ष के वही आयोग के जो महासचिव होते हैं वो अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रह करके सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का उपयोग करेंगे। न्यायिक कार्यों एवं विधायन यानी कि कानून संबंधी बनाने की शक्तियों के अलावा जो भी ये सारे कार्य करेंगे। इसने व्यवस्था दी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग करेंगे। इसके पश्चात हम समझेंगे केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन।